today we will discuss about, we will have a general discussion about how to score best in your chemistry exams. ठीक है, this is for 11th and 12th both classes. ठीक है, तो आज हम एक जनरल आइडिया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे. पहले तो हमारी मार्किंग स्कीम किस तरीके का है, किस तरह का पेपर पैटर्न है, ठीक, ताकि हमें पता चल जाए हमें कैसे पढ़ाई करनी है. ठीक, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना चाहिए. ठीक, क्योंकि बिलीव मी, सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आपके पास, इधर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और एनी अदर एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो. लाइक मैथ्स आप आराम से, आपको हमेशा पेन कॉपी चाहिए पढ़ने के लिए, बट इंग्लिश आप रीड करते हुए भी पढ़ सकते हो. ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, तो उनको पढ़ने का तरीका भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है. सो आज हम लोग केमिस्ट्री के साथ डील करेंगे कि, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चंस यही सुनने को मिलते हैं कि मैम हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम पढ़ तो लेते हैं बट हमसे क्वेश्चंस नहीं होते, या मैम एग्ज़ाम किस तरह का आता है तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए. तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के यही होते हैं, इसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो कंपाइल करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सबके डाउट्स जो आपके अंदर है, ठीक है, क्योंकि आप लोग पहली बार बोर्ड अपीयर करने जा रहे हो, 11th वाले भी आप बोर्ड अपीयर करने जाओगे. सो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले पेपर स्कीम की बात करते हैं या पेपर पैटर्न बात करते हैं, मार्किंग स्कीम की. अभी आप लोगों को पता है लास्ट ईयर से आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट पे काफ़ी फोकस होने लगा है, तो इसीलिए हम लोगों का जो सेक्शन ए रखा गया है, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है. ठीक है, ये सब आपके सैंपल पेपर के रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर आपका सीबीएसई का आया है. ठीक, तो जो सेक्शन ए है उसके अंदर जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ये आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे. मतलब कि आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, उस पैसेज पे 4 क्वेश्चन होंगे आपके, 1 मार्क्स ईच. तो मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो गया. तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए. ठीक, 4 ईच है, 4 इसके 4 इसके. ये आपका सेक्शन ए का पहला वाला पार्ट है. ठीक, फिर सेक्शन ए में और कौन से क्वेश्चन होंगे, फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 16 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 16 क्या नहीं, 14 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, और 1 मार्क्स ईच होंगे. यानी कि कितने हो गए, 14 मार्क्स यहाँ से हो गए आपके. ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ठीक है, जिन्हें आप शायद इग्नोर कर देते हो चैप्टर पढ़ते हुए, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे जाते हैं यहाँ पे. ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पे. सही है, सेक्शन बी में आपके कितने क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में आपके 9 क्वेश्चंस होंगे, 9 क्वेश्चंस. ठीक, उन 9 क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 2 मार्क्स, मीन्स वी विल बी हैविंग 9 into 2 यानी कि 18 मार्क्स का हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन मिलेंगे. सेक्शन सी की बात करते हैं. सेक्शन सी में होंगे आपके 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल ये वाला सेक्शन आपका हो जाएगा 15 मार्क्स का. सही, नेक्स्ट सेक्शन डी. सेक्शन डी में आपके आएंगे 3 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच. ये भी आपके 15 मार्क्स का हो जाएगा. सही, थोड़ा सा शायद एरर आ रहा है, चलो वो मैं देख लूंगी क्या है वहां पे, एक वैल्यू बेस भी आएगा क्योंकि. सही, तो यहाँ से आपको वेटेज थोड़ा आइडिया हो गया. सही है, एक तो आपका जो सेक्शन बी है उसमें क्या है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उससे सेक्शन ए में 1 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन है. सेक्शन सी में आपके 5 मार्क्स ईच वाले 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन. और सेक्शन डी जो है, जो 5 मार्क्स वाला है, इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस डेफिनेटली मिलेगी. यहाँ पर डेफिनेटली इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी. तीनों क्वेश्चन के अंदर 2 होंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा. ठीक, बाकी ये जो है यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस 1 या 2 क्वेश्चन में मिल जाएगी. ठीक, अभी क्या है, देखो मार्किंग स्कीम देख करके तुमको लग रहा होगा केमिस्ट्री के अंदर
कि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा पूरा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला। केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कम ही आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकली होता है जो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस का पैक होता है, ठीक, कि लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होगा, 3 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, उनका पूरा पैक होगा, या एक 2 मार्क्स का एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक। इवन 5 मार्क्स वाले भी फुल्ली फ्लैश 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत रेयर ही होता है। वहां पे भी 2 क्वेश्चंस कंबाइंड होते हैं, एक ए पार्ट होगा वो 3 मार्क्स का होगा, एक बी पार्ट होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इस टाइप से ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो फुल्ली फ्लैश क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत कम होते हैं। फुल्ली फ्लैश क्वेश्चंस अगर कम है तो इसका मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें थ्योरेटिकल अप्रोच की, तो थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। हम लोगों को क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, उसको मेमोराइज करना है और उसका एप्लीकेशन सीखना है, ठीक है। एप्लीकेशन सीखने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, ठीक। सही। मार्किंग स्कीम का हमको आइडिया हो गया किस टाइप की मार्किंग स्कीम है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके क्या आते हैं, 1 मार्क्स वाले ही आते हैं, ठीक है। जो 3 मार्क्स वाले भी होंगे वो कैसे बने होंगे, 3 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक। तो ये 11th 12th के लिए मार्किंग स्कीम एक सेम ही है। हाँ, थोड़ा सा नंबर का मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो शायद 1-2 क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे होगा। सैम्पल पेपर में ऐसे ही था तो मैंने इसलिए ऐसे ही मेंशन किया है। शायद वैल्यू बेस्ड मैंने ऐड करना भूल गई हूँ, तो वैल्यू बेस्ड और ऐड हो जाएगा, ठीक। चलो, ये तो हो गई आपकी मार्किंग स्कीम। अभी बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को केमिस्ट्री में लगता है कि उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है या इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है उनको केमिस्ट्री। तो उसकी वजह यही है कि आप क्या कर रहे हो, किसी को सिर्फ समझाते हुए देख रहे हो, उस टाइम पे आपको सब चीजें समझ आ जाती हैं, लेकिन केमिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा पार्ट हमको मेमोराइज भी करना पड़ता है। अगर हमें ये पता ही नहीं कि बेसिक सी टर्म्स हमें याद रखनी पड़ती है, इफ आपको टर्म्स ही नहीं याद रहेंगी आप नहीं समझ पाओगे। तो रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th वालों के लिए भी बोलूँगी, 12th वालों के लिए भी यही बोलूँगी कि जैसे मैं अगर आपको डेली कुछ पढ़ा रही हूँ कुछ पार्ट, तो उसको उसी दिन ज़रूर रिवाइज करो, ठीक है। और उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है बस उनको मेमोराइज करो अच्छे से, फॉर्मूला मेमोराइज करो, टर्मिनोलॉजी मेमोराइज करो, बस। कॉन्सेप्ट तो समझ में ही आना होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक। कॉन्सेप्ट भी तभी क्लियर होगा जब आपको वो छोटी छोटी चीज़ें मेमोराइजेबल हो जाएगी, आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक। सही। अगर हम वैसे बात करें आपकी केमिस्ट्री की, तो आपको पता होगा आपकी केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस होती है, ठीक है। 3 ब्रांचेस के अंडर पड़ता है सारी केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब अभी ये डाउट होगा इनमें से कौन से चैप्टर किस किस में है, सही। तो 11th वाले देखो जरा पहले, 11th वालों के लिए देखो जो तुम्हारा वो है इक्विलिब्रियम थर्मो, सही, और स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि 5, 6 और 7 चैप्टर ये तुम्हारे क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के। और सेकेंड में फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड 5th 6th 7th फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। 3rd 4th और 8th के बाद आपका आएगा हाइड्रोजन 9th, हाइड्रोजन के बाद S ब्लॉक और P ब्लॉक, ठीक है। हो सकता है ये नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, पर मैं नाम भी बोल रही हूँ चैप्टर का इसीलिए। 3rd वाला चैप्टर जो है आपका एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, रेडॉक्स के बाद हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक। ये वाले तुम्हारे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। ऑर्गेनिक में तुम्हारे सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, एक तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हाइड्रोकार्बन, में भी यही नंबर है उन चैप्टर्स का, ठीक। और एक चैप्टर नंबर 14 भी है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो इजी चैप्टर है, उसे किसी में भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। वो बेसिक केमिस्ट्री से है। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में जो स्टार्टिंग 5 चैप्टर्स है 1 to 5 फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। उसके बाद आपके 5 के बाद जो 6 चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स, 7th और 8th भी, ठीक है। 7th 8th
6th चैप्टर जनरल प्रिंसिपल हो गया, ठीक। 7th उसके बाद तुम्हारा आ गया पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सारे तुम्हारे क्या है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हारे 10 के बाद 4 चैप्टर्स ये हो गए, तो 13, बायोमोलिक्यूल 14, 15, इसके बाद जितने भी हैं सो ऑन, ये सारे तुम्हारे आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। 12th में ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू 11th क्लास। 11th में बहुत बेसिक है, सही। अभी ये तो हमें समझ आ गया कि कौन से पार्ट के हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल होता है और कॉन्सेप्ट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम हमेशा फोकस किस पे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे से, और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे होगा, फॉर्मूला कैसे लगना है, वहां हम लोग ध्यान देंगे, सही है। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वाली अप्रोच होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं ज़्यादातर। एक इसमें आप लोगों का जो 12th वाले हैं उनमें स्टेट्स वो रहेगा, 5th वाला जो चैप्टर है तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पूछने लायक, तो वहाँ से थ्योरी आती है थोड़ी बहुत, तो वहाँ से थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो। इस बार तो काफ़ी वेटेज तुम्हारा कट भी गया उसमें से, तो ईजी हो गया तुम लोगों के लिए अप्रोच, ठीक। फिजिकल की बात अगर 11th वालों में करें, प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल है, लॉज पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बस। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना तुम अच्छे से कर लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में भी तुम्हें यही रिवाइज करना है बस, ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच रिवाइज करनी है बस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रीजनिंग। रीजनिंग यहाँ पे आती है कि ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वैसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लाइक 12th की रीजनिंग में तुम्हारे पास ये होगा कि ये चीज सॉल्यूबल क्यों है, ये इनसॉल्यूबल क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये गैस क्यों है, ठीक। तो रीजनिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, रीजनिंग पे फोकस करेंगे, ठीक। रीजनिंग के अलावा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, प्लस रिएक्शंस पे फोकस करेंगे। अब ये तो पता चल गया फोकस करेंगे, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर, अगर तुम्हें बेसिक टेक्निक याद है, तुम्हारा जो वो था एमओटी था, वेस्पर था तुम्हारा, अगर तुम्हें वेस्पर याद है, वीबीटी याद है, तो तुम लोग स्ट्रक्चर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। 11th में तुम लोगों ने सीखा था वेस्पर और वीबीटी वगैरह, 12th वालों को भी उसी को यूज करके स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन, ये छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं। अगर तुम्हें यहाँ वाला ये 11th का चैप्टर नंबर 4 अच्छे से आता है तो तुम ये सारा कुछ इजीली कर पाओगे। 12th वाले, 11th वाले ध्यान रखना कौन से चैप्टर पे फोकस करना है। देखो 12th में हेल्प चाहिए तो वो वाला चैप्टर आना चाहिए, ठीक। तो 12th वाले जो है एक बार वेस्पर वगैरह थोड़ा सा पढ़ लो, वीबीटी पढ़ लो, तुम्हारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वहां से एक बार देख लो, बस 1 दिन लगेगा और ये सारी चीजें तुम्हारे स्ट्रक्चर्स वगैरह अच्छे से क्लियर होने लगेंगे। रिएक्शंस को याद करने का तरीका क्या होता है, देखो इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस में ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है, मतलब समझ ज्यादा नहीं आती है वहां पे। कुछ तो रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल होती है कि आप एज इट इज जो है आप अपने आप बना सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें वो थोड़ा वैलेंसी वगैरह का नॉलेज होनी चाहिए। अगर वैलेंसी वगैरह की नॉलेज है तो इनऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस तुम कर पाओगे। बाकी की रिएक्शंस तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी, ठीक। तो कुछ रिएक्शंस में तो मैकेनिज्म लग जाता है, कुछ में तुम्हें क्या है मेमोराइज करना पड़ेगा। और एक चैप्टर है तुमको रेडॉक्स, शायद से 8th वाला होगा, 11th का रेडॉक्स चैप्टर, वो अच्छे से कर लेना, वो भी हेल्प करेगा तुम लोगों को, ठीक। तो ये वाली चीजें जो है ये कैसे पढ़ोगे, इसको जितना ज्यादा तुम बार बार पढ़ोगे इनऑर्गेनिक को, उतनी ज्यादा तुम्हारी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। बार बार इसको पढ़ते रहो, सो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हल्की सी तुम्हारे को क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा रट्टा भी नहीं है, समझना है और बार बार थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो अपने आप माइंड में तुम्हारे क्या है एक स्टोरेज बन जाएगी, वहां पे मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा सब कुछ, ठीक। तो इनऑर्गेनिक थोड़ी इस टाइप से पढ़नी पड़ेगी। रही बात ऑर्गेनिक की, देखो ऑर्गेनिक में क्या हो सकता है, क्या क्या पूछा जाता है, नेम रिएक्शंस, ठीक, कन्वर्जन, मैकेनिज्म,
IUPAC, ठीक। और क्या बच गया? ऑर्डर वाले क्वेश्चंस। ये सब तुम्हें कैसे आएंगे? लर्निंग से। अभी यहाँ पे क्या है, हमको चीज को समझना है। ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा समझने वाली होती है और सब कुछ ऑर्गेनिक में क्या होता है, लिंक्ड होता है। ऑर्गेनिक जब भी पढ़ो, मेरी यही एडवाइस रहेगी, कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़ो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर लिंकिंग होती है बहुत ज्यादा, ठीक। और लिंकिंग में भी सबसे ज्यादा मुश्किल ऑर्गेनिक में क्या आती है, आप थ्योरी पढ़ लो ऑर्गेनिक की अच्छे से, पर जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चंस करने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चंस करने। थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे मान लो तुमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया तुमने, अच्छे से थ्योरी पढ़ ली उसकी, ठीक। थ्योरी पढ़ने के बाद उसमें जो मेन चीजें थी, जैसे नेम रिएक्शन है कोई, या फिर कोई रिएजेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कोई रिएजेंट डाला तो उसके बाद क्या होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मेमोराइज करो इनको भी। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक जितना तो इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक में तो बहुत बार बार पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक के अंदर कुछ भी जैसे पढ़ते हो तो उसको रिवीजन कर लो 2-3 बार, बस 2 या 3 बार रिवीजन बहुत है, सफिशिएंट है। वो भी ऐसे नहीं सारी चीजों का, सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट्स का 2-3 बार रिवीजन कर लो। वो